यार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें। बताएंगे दोस्तों कैसे अब जो है यहाँ पर इजराइल के ऊपर दोस्तों भारी पड़ता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अल-कासम के फाइटर इजराइल के उड़ा दिए। अल-कासम के फाइटरों ने परखच्चे। और आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी? कहा फिलहाल एक के बाद एक खिलाड़ी छोड़ रहे हैं कुश्ती। आखिरकार प्रधानमंत्री कौन सा देश बना रहा है? और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने याद दिलाया प्रधानमंत्री के वो वादे जिसमें संसद पूरी तरीके से अनसेफ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को फिर घेरा। और आखिरकार कैसे दोस्तों 100 करोड़ का स्कैम किया गया है जो है अग्निवीर योजना में, इस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इस कॉल नोटिफिकेशन पर दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फिलहाल अब बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। जी हाँ, अब आपको बताते चले अल-कासम के फाइटर ने उड़ा दिए इजरायली सैनिकों के परखच्चे। आपको बताते चले अब तक तो हमास बुरी तरीके से इजराइल के पीछे पड़ा था, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों रंधावा में घुसकर अल-कासम के फाइटरों ने 20 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया है। आपको बताते चले इजराइल को ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अल-कासम के फाइटरों ने साफ कर दिया कि गाज़ा का बदला हम इनसे लेकर रहेंगे। आपको बताते चले जो भी वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, अब पूरी तरीके से अल-कासम के फाइटर कहर बनकर बरस रहे हैं और इजरायली सैनिकों को ढेर भी कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरज पड़े राहुल गांधी बोले कौन सा देश बनाना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर खिलाड़ी एक के बाद एक जो है यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रॉफियां लौटा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले अब दोस्तों पहले तो जो है साक्षी मलिक ने अपना वो लौटा दिया था अवार्ड, अब जो है उनके बाद विनेश फोगाट ने भी लौटा दिया, जिसके बाद मामला गर्मा गया। आपको बताते चले बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इन तीनों ने अपने अपने अवार्ड लौटा दिए। जिसके बाद राहुल गांधी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के इस रवैये के ऊपर मुझे बहुत दुख होता है। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री की निष्ठा देख पीड़ा होती है। देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले होना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठा दिया सवाल। अब आप समझिए ये मामला बहुत लंबा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आप बात करते हो वो सिर्फ आपका एक ढोंग निकला। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से जो है यहाँ पर बढ़ गई हैं जो है इजराइल की मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों हमास ने उड़ाया इजराइल के टैंक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास ने फिर से इजराइल के टैंकों को अपना निशाना बना लिया। आपको बताते चले गाजा में खूनी जंग जारी है, एक तरफ हमास है तो दूसरी तरफ दोस्तों इजराइल है। लेकिन आपको बताते चले अभी भी हमास के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण काबू में रखा हुआ है हमास। और यही कारण है दोस्तों जो गाजा पर कब्जा करने का जो सपना है इजराइल का, वो सपना ही रह जाएगा। मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूँ दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इजराइल दोस्तों कभी भी गाजा पर अपना कब्जा कर पाएगा, क्योंकि आपको बताते चले हमास उसको ऐसा करने ही नहीं दे रहा है। हमास के पास दोस्तों ऐसे ऐसे हथियार आ गए हैं जिसके बल पर हमास ने इजराइलियों को घुटनों पर ला दिया। और सीधी सी बात यह है कि जब सच और झूठ की लड़ाई होती है दोस्तों, तो भले ही सच बोलने में मुश्किलें ज़रूर आएँ, लेकिन दोस्तों वो जीतता ज़रूर है। और इस वक्त हमास सच पे चल रहा है और इजराइल झूठ पर चल रहा है, इसीलिए वो हार रहा है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार जो है यहाँ पर बन गया सीट शेयरिंग का मामला। 291 सीटों 400 में से 291 यानी कि 291 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस ने साफ किया है कि जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा मजबूत है उन राज्यों में दोस्तों कांग्रेस कुछ राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी जहाँ पर वो विपक्ष को नहीं चाहती है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कई राज्य ऐसे होंगे, कई जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर विपक्ष कमज़ोर होगा, इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चले कुल मिला के लोकसभा की 400 सीटें हैं, ये मानकर चलिए 400 सीटों में से 391 की कांग्रेस बात कर रही है। ऐसे में आपको बताते चले विपक्ष ने पूरा प्लान बनाकर रखा है कि कहाँ कौन मजबूत है, कहाँ किसको चुनाव लड़ना है। लेकिन सीधी सी बात यह दोस्तों कि सीट शेयरिंग पर अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है फार्मूला काम कर गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है महाराष्ट्र पर भी अभी बात हुई है हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ राहुल गांधी की, और अब कांग्रेस का ये बड़ा बयान निकल कर सामने आया जहाँ पर वो 291 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी लगभग। आपको बताते चले दोस्तों नीतीश कुमार ने लगाई बीजेपी की क्लास। नीतीश कुमार बोले बीजेपी का तो काम ही यह है झूठ फैलाना। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन के लिए बीजेपी खुशी मना लेती है और फिर यही सब कुछ उड़ाती रहती है। दरअसल दोस्तों अब बीजेपी ये उड़ा रही है कि देखो भैया लल्लन सिंह को भी हटा दिया गया, नीतीश और लल्लन में सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि दोस्तों बीजेपी समझ ही नहीं पाई है कि नीतीश कुमार का प्लान क्या है। उनका प्लान ही ये था दोस्तों, लल्लन सिंह भी इस प्लान में शामिल है। जानबूझकर लल्लन सिंह ने अपना इस्तीफा
इस्तीफा दिया है, क्योंकि लल्लन सिंह दोस्तों नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं। आपको बताते चलें कभी उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के करीबी थे, लेकिन उन्होंने जेडीयू को छोड़कर बयानबाजी शुरू कर दी थी, बीजेपी के साथ भी जाने वाले थे। हालांकि अभी मिले नहीं है बीजेपी के साथ, लेकिन आपको बताते चलें एक चीज़ साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल यहाँ पर जो लल्लन सिंह है उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जेपी नड्डा अपना इस्तीफ़ा देंगे और बीजेपी में नया अध्यक्ष चुना जाएगा तब भी क्या बीजेपी ऐसे ही उछलती फिरेगी, तब तो कोई चर्चा नहीं करेगी वो। लेकिन दूसरी पार्टी ने अपना अध्यक्ष चेंज कर दिया तो बीजेपी के दोस्तों पर लग गए। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतियों ने अमेरिका को दी चेतावनी। हूती बोले आ जाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों हूती विद्रोहियों ने फिल्मी स्टाइल में धमकी दे डाली है अमेरिका को। उसने साफ कहा है कि फ़िलहाल आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे कोई भी आ जाए हमारे सामने लड़ेंगे। आपको बता दें दोस्तों अमेरिका धमकियां दे रहा था इजराइल को, यमन के हूती विद्रोहियों को, लेकिन अब यमन के हूती विद्रोहियों ने उल्टा इजराइल को ही चैलेंज कर डाला है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से कहा है हूती विद्रोहियों ने कि फ़िलहाल तत्काल में आ जाओ, क्योंकि हम तुम्हारा वेट कर ही रहे हैं। आपको बता दें चलें एक के बाद एक हूती जो है दोस्तों वो शिपों को अपना निशाना बना रहा है, ख़ास करके जो समुंदर में बिज़नेस होता है वो बिज़नेस ठप होता चला जा रहा है। आपको बता दें चले हूतीस का सिर्फ एक ही कहना है, जब तक गाज़ा पर जंग नहीं रोकोगे तब तक हम भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ही है जो इजराइल का साथ देता है खुलेआम। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव। अखिलेश बोले ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नया संसद बनाया, लेकिन ऐसी फ्लॉप सिक्योरिटी रखी जिस सिक्योरिटी के चलते लोग अंदर घुस गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग आज मंदिर पर अपना सीना ठोक रहे हैं और मंदिर पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रचार प्रसारों को महंगा कर दिया। यानी कि दोस्तों अब नरेंद्र मोदी के ऊपर जो ये बाकायदा वो किए जा रही हैं, जगह जगह पैदल चला जा रहा है, होर्डिंग लगाया जा रहा है, इसमें रैलियों में करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि यही वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद की विफलता को छुपाने के लिए संसद से तमाम सांसदों को सस्पेंड करके बाहर खड़ा कर दिया था। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब विपक्ष ने पूछा कि भैया संसद में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे दो लोग अंदर घुस के चले आ गए, तो उल्टा दोस्तों आप समझिए जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री ने सबको बाहर निकलवा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा से सब लोग बाहर आ गए थे। और जाहिर सी बात है दोस्तों 143 सांसद जिंदगी में पहली बार हमने ये आंकड़ा देखा कि 143 सांसदों को बाहर कर दिया गया बिना किसी रीज़न के, जबकि वो दोस्तों सिर्फ सवाल पूछ रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर जमकर गरजती हुई नजर आए संजय रावत बोले बीजेपी के पास सिर्फ दो मुद्दे हैं, या तो वो राम मंदिर पे वोट मांगते हैं या फिर दोस्तों आप समझिए हिंदू मुसलमान पर। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निशाना कस दिया। संजय रावत ने कहा कि शुक्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहा, वरना वो कहते थे कि हमने यहाँ को राम जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, इन्हीं को वोट देना। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और धर्म के नाम पर ही वो लोगों से वोट मांगने का काम करती है। संजय रावत ने भड़ास निकालते हुए कहा कि ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, बीजेपी खुद भी जानती है कि इसका अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। संजय रावत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ राम पूरे देश के हैं, हमारी पार्टी ने उनके लिए खून तक बहाया है, लेकिन बीजेपी राम का सिर्फ यूज़ कर रही है वोट पाने के लिए। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में हिजबुल्ला ने फिर से दागी दोस्तों मिसाइलें, दहल उठा इजराइल। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हिजबुल्ला ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। बताया जा रहा है एंटी मिसाइलों से हमला कर रहा है इजराइल, जिसके बाद परखच्चे उड़ना तय है दोस्तों इजराइल के। हमास के इन हमलों से, मिसाइलों के हमलों से दोस्तों ख़ास करके हिजबुल्ला के हमलों से पूरी तरीके से बौखला गया है इजराइल, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों हिजबुल्ला एक ऐसा संगठन है जो बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लालच के लड़ पड़ता है। और यही कारण है दोस्तों जो उसने साफ चेतावनी दी है कि अगर गज़ा में हमले नहीं रोके गए तो इसी तरीके के हमले होते रहेंगे। हालांकि बार बार दोस्तों इजराइल चेताता है लेबनान सरकार को कि वहाँ से हिजबुल्ला को हटाया जाए, लेकिन हिजबुल्ला दोस्तों हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्ला को कोई नहीं हिला पा रहा है। हिजबुल्ला की ताकत देखकर दोस्तों इजराइल क्या बड़े बड़े देश हिल चुके हैं। आपको बताते चले दोस्तों पहले वसुंधरा राजे को किया गया सत्ता से बाहर, सीएम पद से बाहर, अब उनके सिर्फ 3 सांसदों को ही दोस्तों मंत्रियों को जगह मिली तो भड़क गई हैं वसुंधरा। दरअसल दोस्तों
दोस्तों हमने कहा था आपसे कि वसुंधरा राजे के बागेश्वर धीरे धीरे कर कर ही उभरेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। मामा शिवराज भी देखना इस लाइन में आएंगे और वसुंधरा राजे के तो सुर अब बिगड़ना शुरू हो गए। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि पहले तो एक बार के ही सांसद भजन लाल को वहाँ का सीएम बना दिया गया राजस्थान का, और वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया। अब आपको बताते चले दोस्तों, वसुंधरा राजे के सिर्फ 3 विधायकों को ही जगह मिली है और वो 3 लोगों को ही मंत्री की शपथ दिलाई गई। बाकी वसुंधरा राजे के धड़ के जितने भी मंत्री थे उन सबको दोस्तों बाहर का रास्ता दिखाया गया, मतलब पार्टी के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। यही कारण है दोस्तों जो अब वसुंधरा राजे बताया जा रहा है गुस्सा है बीजेपी से, क्योंकि जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। जो बीजेपी ने उनके साथ किया है दोस्तों वो सही नहीं है। वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा थी, लेकिन उसके बाद भी वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुंह में जो आता है वो बकती है, उनका तो काम ही यह है। जी हाँ, आरजेडी नेता मनोज झा बीजेपी के ऊपर विफर उठे। मनोज झा ने कहा कि फिलहाल कुछ लोग हैं बीजेपी के, जैसे गिरिराज सिंह, वो ये बात करते रहते हैं कि ये झटका गोश्त मत खाओ और हलाल मत खाओ, झटका खाओ। कभी उनको गोश्त पर टिप्पणियाँ आती है। उन्होंने कहा कभी जो है हमारी पार्टी में अध्यक्ष बदल जाता तो उन पर टिप्पणियाँ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कुछ काम नहीं है, बेफालतू के मुद्दे उठाते हैं, कभी जो है हिंदू मुसलमान बीच में ले आते हैं। अब मनोज झा ने कहा कि फ़िलहाल क्या पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष नहीं बदले जाते? क्या अभी जेपी नड्डा का जब दोस्तों टाइम पूरा हो जाएगा तो बीजेपी जेपी नड्डा को नहीं बदलेगी क्या? ज़रूर बदलेगी। जेपी नड्डा बदले जाने के बाद क्या होगा? तो आप समझिए, दूसरे की पार्टी करे तो अरे ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन खुद करते हैं दोस्तों तो कुछ नहीं। आपने तमाम जितने भी पुराने आपके सांसद थे उन सबको हटा दिया, सीएमओ को जगह नहीं दी सीएम पद के लिए, नए नए सीएम चेहरे लेकर आ गए आप। तब विपक्ष ने कहा आपने कि अरे ये क्यों कर रहा हो, लेकिन दोस्तों बीजेपी की तो आदत ही ये हो चुकी है, उसको कौन समझाए। आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और हमास की जंग के बीच में क्यों आखिरकार दोस्तों नरम पड़ता चला जा रहा है इजराइल बताया जा रहा है दोस्तों फिर से एक बार युद्ध सीज फायर की बात कर रहा है। दरअसल दोस्तों युद्ध विराम पर इजराइल कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब बात सीज फायर की आती है तो उचक के आगे आ जाता है। आप प्लान समझिए दोस्तों इजराइल का। इजराइल बड़ी चालाकी से चाहता है कि हमास 7 दिन का सीज फायर घोषित कर दे, ताकि दोस्तों इजराइल के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं, जो उसके ही देश के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों को तुम बचा नहीं रहा हो, और हमास उनके साथ पता नहीं कैसा व्यवहार कर रहा होगा, उन्हें बंधक बना के रखा है, अब तक आपने छुड़ाया नहीं। इस वजह से दोस्तों नेतन्याहू बुरा फंसा हुआ है। अब नेतन्याहू के दिमाग में चल रहा है कि अगर सीज फायर लग जाता है तो मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं। लेकिन दोस्तों हमास बहुत चालाक है। हमास को पता है कि ये 7 दिन बाद फिर से हमले शुरू कर देगा, मासूम लोगों की फिर जाने जाएंगी। ऐसे अच्छा हम इसको 7 दिन का सीज फायर क्यों दें, नहीं करना सीज फायर की मांग। हालांकि मध्यस्थता पर भी बात चल रही है। अब देखना यह है कि ये पूरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की दोस्तों भारत न्याय यात्रा की चर्चा हुई शुरू। कांग्रेस ने जारी किया 14 तारीख से दोस्तों शुरू हो जाएगी, जनवरी से शुरू हो जाएगी ये यात्रा दोस्तों, और जो है यहाँ पर 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। आपको बताते चले राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर टू मुंबई होने वाली है। मणिपुर टू मुंबई से राहुल गांधी दोस्तों 6,200 किलोमीटर यानी कि 62,000 किलोमीटर लगभग चलेंगे। ऐसे में आपको बताते चले 14 राज्यों को इसमें कवर किया जाएगा। 14 राज्यों को कवर करने के साथ साथ बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दोस्तों इस बार उनकी यात्रा में इंडिया गठबंधन के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, डेफिनेटली होंगे। लेकिन दोस्तों इस यात्रा के मायने आप समझ रहे हैं, ये यात्रा राहुल गांधी के लिए बूस्टर का काम करेगी, क्योंकि जिस राहुल गांधी की छवि भारत जोड़ो ने बदल दी थी, अब ये यात्रा दोस्तों और पॉपुलर राहुल गांधी को बनाएगी। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है देश के दोस्तों जो बहुत मेहनत करते हैं। मेरी दिली तमन्ना है, मैं ऐसा नहीं कहता दोस्तों कि मैं राहुल गांधी का फैन नहीं हूं या फिर मैं इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मैं एक ऐसा पत्रकार हूं, मैं खुलकर कह रहा हूं दोस्तों, मुझे कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगती है, मुझे कांग्रेस की सोच जो है वो अच्छी लगती है। वो हिंदू मुसलमान नहीं करती, वो दोस्तों भाईचारे की बात करती है। इसलिए मेरा वोट तो कांग्रेस के साथ है। सिंपल सी बात यह है। क्योंकि इसलिए है दोस्तों, अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती, वो भी भाईचारे से चलती, तो मेरा वोट बीजेपी की तरफ होता। लेकिन मुझे बीजेपी की राजनीति पसंद नहीं है, मुझे पसंद है कांग्रेस की राजनीति अच्छी लगती है। आम आदमी पार्टी की भी अच्छी है राजनीति, लेकिन कभी कभी केजरीवाल भी हिंदुत्व पर उतर आते हैं। लेकिन फिर भी केजरीवाल की पार्टी इतनी बुरी नहीं है जितनी बीजेपी है। तो फिलहाल ये 2 पार्टी तो
फिर भी ठीक ठाक है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भारत न्याय यात्रा में दोस्तों पूरा हुजूम उमड़ेगा और राहुल की ये यात्रा देश को हमेशा याद रहेगी। आइए आप लिख के ले लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बजरंग पुनिया हुए भावुक, सोशल मीडिया पर लिख दिया पोस्ट, बोले फिलहाल बचा लो, हमारी मदद करो, हमारा कैरियर तबाह होने से बचाओ। दोस्तों आप सोचिए, किसी ने सोचा था कि हमारे देश के महान खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए अवार्ड जीत कर लाए, हमारे देश का नाम रोशन किया, आज उनकी कुश्ती की प्रैक्टिस वगैरह अनुराग ठाकुर ने सब बंद करा रखी है। बताया बजरंग पुनिया ने गुहार लगाई है कि फिलहाल जो ओलंपिक आने वाले हैं दोस्तों, आने वाले कुछ 7 से 8 महीनों में, अब तक उस ओलंपिक की दोस्तों तारीखें तय हो गई हैं लगभग, ये समझिए वो तो, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है वो अब तक चालू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल अभी जो कमेटी बनाई गई थी, जो नया अध्यक्ष बना था दोस्तों बृजभूषण का करीबी, उसकी कमेटी भंग करने के बाद से ही काफ़ी परेशान चल रहे हैं जब से लोग दोस्तों, क्योंकि उनको ट्रेनिंग करने के लिए भी नहीं मिल रही है। और ऐसे में ये गुहार लगाई गई है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, हमारे देश के खिलाड़ियों का अपमान तो हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, प्रशांत किशोर बोले बीजेपी एक बार ये मुद्दा भुना चुकी है। अब एक बात समझ लीजिए कि 2024 में राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आएगा, ये बात बीजेपी भी जानती है। दरअसल दोस्तों पॉपुलर रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अगर बीजेपी इस गलत फहमी में कि राम मंदिर का मुद्दा फिर से चलेगा, जिसको वो पहले ही गुड़ बना चुकी है गन्ने को, अब वो मुद्दा नहीं चलने वाला। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले ही राम मंदिर पर ये लोग खूब वोट मांग चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी खूब वोट मांगे थे दोस्तों एक ज़माने में। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये मुद्दा बार बार नहीं चलने वाला। खुद प्रधानमंत्री भी उन्होंने कहा, ये बात कह चुके हैं कि फ़िलहाल राम मंदिर से हम खाली चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दरअसल दोस्तों बीजेपी इतनी ज़्यादा बौखलाई हुई है, ख़ास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा परेशान हैं कि मान लो दोस्तों अगर पद छिन गया पीएम का तो ज़िंदगी ख़त्म। मैंने दोस्तों इतना लालच किसी में नहीं देखा, किसी पीएम में नहीं देखा। यहाँ तक कि हमारे देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह साहब थे दोस्तों, जिनके कामों की लोग आज भी तारीफ़ करते हैं, उन्होंने दोस्तों, उनमें भी इतना लालच कभी नहीं था कि तीसरी बार भी मैं बनना ही चाहता हूँ, बनना ही चाहता हूँ। मेहनत सब करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री में एक वो दिखता है डर कि अगर मैं पीएम पद से हट गया तो क्या होगा। सारे घूमने फिरने के ऐश चले जाएंगे दोस्तों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का सौभाग्य चला जाएगा। वो जो झोला खाली लाए हैं प्रधानमंत्री, उसका क्या हुआ, भर गया कि वो खाली है अभी भी, ये कैसे पता चल पाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीस से उलझ सकते हैं दोस्तों अमेरिका और इजराइल मिलकर साथ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में हूती के खिलाफ बताया जा रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों दोस्तों मिलकर तानाकशी कर रहे हैं और प्लान बना रहा है। लेकिन ऐसे में खबर ये भी है दोस्तों कि फ़िलहाल हूती विद्रोहियों को इन सारी बात की भनक लग चुकी है कि अमेरिका क्या करने जा रहा है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो अमेरिका ने चेतावनी दी है कि फ़िलहाल वो किसी भी हाल में इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो अब इस चीज़ को कम से कम दोस्तों ख़त्म हो जाना चाहिए। और ऐसे में ये मामला पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो हो चुका है लॉक। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ़ हो चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इधर उधर की बातें करते हैं, काम की बातें नहीं करते। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल तेजस्वी यादव को कहना है कि पूरी की पूरी बीजेपी इधर उधर की बातें करती है, युवाओं को भटकाती है, युवाओं का काम से दिमाग भटकाती है। उन्होंने कहा कि मेन मुद्दों पर तो बात ही नहीं करती है बीजेपी। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि इस वक्त भड़कते हुए नज़र आ गए वो, और सीधे से चेतावनी दे डाली है तेजस्वी ने कि फ़िलहाल बीजेपी इन मामलों से बाहर रहे। तेजस्वी ने कहा कि हमारी पार्टी के आंतरिक मामले हैं, हम खुद सुलझा लेंगे और बीजेपी सिर्फ खुश होती रहे झूठ फैलाकर। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में तुर्की ने दिया बड़ा ऐलान। तुर्की बोला फ़िलहाल इजराइल ने अपनी सारी हदें पार की हैं इस युद्ध में, उसने लगातार मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया। यही नहीं दोस्तों, लगातार इजराइल के ऊपर ये आरोप भी लग रहे हैं कि फ़िलहाल उसने कई लोगों के ऊपर ये आजमा चुका है इजराइल दोस्तों, क्योंकि वो अपनी आत्मरक्षा के नाम पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है, जिसको लेकर तुर्की ने साफ कहा कि फ़िलहाल आत्मरक्षा के नाम पर मासूमों की जान ले रहा है इजराइल दोस्तों, और इसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि इजराइल को इसकी सज़ा मिलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट से। अगर हाँ तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब।